देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ लिया था। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपको टाइम पीरियड पूछे, तो अगर एक स्प्रिंग होती थी बच्चों इस तरीके से, तो आपको याद होगा इस तरीके से अगर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उससे ब्लॉक है, और अगर वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो उसका जो टाइम पीरियड होता था वो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा स्प्रिंग है, यहाँ पे दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और फिर दूसरी स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और फिर तो ये जो है, याद करो बच्चों, ये सीरीज होता था। तो इसको इक्विवेलेंटली एक स्प्रिंग से आप हटा सकते हो ना, बस यहाँ पे के इक्विवेलेंट आ जाएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। और के इक्विवेलेंट सीरीज में याद हो तो वो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा फॉर्मूला होता था, है ना बच्चों। तो आप टाइम पीरियड जब आप लिखोगे तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट लिखोगे, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इक्विवेलेंट होता है वो K1 K2 बाई K1 प्लस K2, अगर तीन होती है तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, जैसा सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला होता था रेजिस्टेंस का, वैसा स्प्रिंग में सीरीज का फॉर्मूला होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनएलएम में, है ना, जब स्प्रिंग पढ़ाया था। उसके बाद आप देखो, तो देखो ये लिखा हुआ है, तो ये के इक्विवेलेंट की जगह पुट कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना बच्चों। इस तरीके से M K1 इंटू K2, K1 प्लस K2 इंटू K1 K2, है ना। वैसे ही अगर आप पैरेलल में जाओगे तो पैरेलल में आपको पता है कि के इक्विवेलेंट जो होता है वो दोनों का सम हो जाता है, K1 प्लस K2। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 रख दोगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, आसानी से ये चीजें समझ में आती है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स जो है वो जो है ऐड कर दी जाती है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ। अब देखें, अब सम मोर ऑसिलेटिंग सिस्टम, तो वो बहुत सारे ऑसिलेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका जो बच्चों वो है टाइम पीरियड निकालने को आपको आता है, क्वेश्चन जो आता है वो टाइम पीरियड निकालने का आता है, और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो एक बार आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू उनको फॉलो करेंगे। तो मोर ऑसिलेटिंग सिस्टम्स, है ना बच्चों, मोर ऑसिलेटिंग सिस्टम्स में आप याद रखेंगे स्टेप्स टू फॉलो टू आइडेंटिफाई एनी ऑसिलेशन वेदर इट इज एसएचएम और नॉट। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वो ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं, और एसएचएम है तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करो बच्चों, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, है ना। अगर एसएचएम ऑसिलेशन एसएचएम है तो इस टाइप की इक्वेशन आएगी ना, -kx टाइप। अगर आपको ये इक्वेशन मिल जाती है तो उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, है ना। अब स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करें। इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको मीन पोजीशन बोलेंगे वो फाइंड करो। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाई एक्स, फिर उसको एक्स डिस्प्लेस करो, हल्का सा डिस्प्लेस करो, एक्स। डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाई एक्स, फिर फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स देन एक्सेलरेशन। फिर रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करो, मतलब नेट फोर्स फाइंड करो, और उससे आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, है ना, K/M। फिर फाइंड द टाइम पीरियड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा से टाइम पीरियड मतलब इसका कहने का मतलब नेट फोर्स निकल आया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -K/x होता है बच्चों। एक्सेलरेशन जो है वो -K/m होगा इंटू एक्स। तो इसको आप जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, -ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद होगा। तो ओमेगा से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट K/M, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाई टी। तो फिर से वही आएगा, इसको अगर टाइम निकालोगे टाइम पीरियड तो ये ऊपर वाला टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे पहला जो सिस्टम है बच्चों वो आपको दिया हुआ है, कौन सा वाला, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बोले हैं ये वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से हम समझ लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया आपका वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, बाजू में मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए ये आपका वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। तो लेट्स सपोज ये आपकी बच्चों स्प्रिंग है,
अच्छा, ये स्प्रिंग की अगर इसमें ब्लॉक नहीं लटका होता तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है, ये हमें पता है। लेकिन क्योंकि इसमें ब्लॉक हैंग है तो आपको पता है कि उसके वेट के कारण जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होगी बच्चे, थोड़ा सा इलोंगेटेड होगी अगर यहाँ पे हमने वेट लगा दिया है, क्योंकि नीचे mg फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होता है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स जो है बच्चों वो जीरो होगा, जीरो होगा। ऊपर के एक्स लग रहा होगा तो ये के एक्स जो है, अगर मान लो कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक्स वन इलोंगेटेड है, एक्स वन, तो ये के एक्स वन ऊपर फोर्स लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कैंसिल आउट हो गया होगा, तो नेट फोर्स जीरो। इसलिए मैंने आपको बोला था, याद हो आपको, जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था, कि कभी भी नेचुरल लेंथ जो है वो मीन पोजीशन नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होती है। हाँ, वो हो सकती है जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में था, लेकिन हमेशा होगा ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग है और नेचुरल लेंथ अलग है, तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम नहीं होता, पहली बात। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा मत याद रखना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है, वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जैसे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है, थोड़ा नीचे है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। तो यहाँ जब नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो हम यहाँ पे बच्चों एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। पहली चीज तो क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई, कि जो mg है वो किसके बराबर है बच्चों, के एक्स वन के, के एक्स वन, है ना। ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से लिख लिया। अब मैंने क्या बोला था सेकंड स्टेप में, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बच्चों इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है एक्स। तो हम इस स्प्रिंग को थोड़ा सा और इलोंगेट करेंगे, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे। जब इसको स्प्रिंग, ये मास m है, नीचे बच्चों mg लगेगा, और ऊपर जो अब फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी x1 इलोंगेटेड था, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन था आपने x और इलोंगेट कर दिया, तो टोटल इलोंगेशन जो हो गया वो x प्लस x1 हो गया। तो ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स के एक्स प्लस एक्स वन, के एक्स प्लस एक्स वन। अब इन दोनों फोर्सेस का जो सम है वो नेट फोर्स होगा बच्चों। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा आपको। तो इसमें ये याद रखेंगे आप, कि जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है एक्स, उसको पॉजिटिव माने, ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव माने, हमेशा ऐसा करें। नीचे जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करते हो पार्टिकल को, उसको पॉजिटिव माने, ऊपर की डायरेक्शन जो है वो निगेटिव माने। अब लिखना चालू करो भाई। अब नेट फोर्स हम लिख सकते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे लिखते हैं न्यू पोजीशन पर नेट फोर्स। क्या लिखा जाएगा न्यू पोजीशन पर नेट फोर्स, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी प्लस लिया है, और माइनस, माइनस में के एक्स वन प्लस एक्स, है ना, के एक्स प्लस एक्स वन है ये। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब इसको ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एम जी माइनस के एक्स वन माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखो तो एक्स वन और एम जी कैंसिल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों की वैल्यू बराबर है। तो के एक्स वन इज इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो हम मीन पोजीशन की जो इक्वेशन थी उसको यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो हमारा नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस के एक्स। ये तो वैसी इक्वेशन है भाई, स्प्रिंग फोर्स वाली इक्वेशन, स्प्रिंग फोर्स वाली, देखो मतलब एसएचएम वाली इक्वेशन है। तो मतलब दिस ऑसिलेशन इज एसएचएम, ये प्रूफ हो गया। और ये ऑसिलेशन एसएचएम है, तो ये टाइम पीरियड कितना आया बच्चों, 2 पाई अंडर रूट m/k, 2 पाई अंडर रूट m/k, यही तो आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे k तो k ही है ना, कुछ और आया नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, या इसको आप एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिखो तो भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ नीचे दिया, नहीं तो डायरेक्ट तो आपको पता है ही। तो देखो ये लिखा है k/m x आ गया एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो है वो आपका कितना आ गया बच्चों, के एक्स आ गया माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हो, उसको ओमेगा स्क्वायर से एक्स से कंपेयर कर सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k/m, ओमेगा की वैल्यू रूट k/m, और टू टाइम जो है वो 2 पाई/ओमेगा होता है। तो यहाँ पे रखोगे तो आपको आंसर। तो लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, ये तो वैसी इक्वेशन आई है जैसी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की आती थी। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की आती थी, याद करो आप। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी तो 2 पाई रूट ओवर m/k ही आता था बच्चों। तो यहाँ पे एक लॉजिक भी है जो आपको समझना चाहिए। एक्चुअली में किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड सेम होता है अगर उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई, उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होने के बाद। अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है
तो उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे mg जो फोर्स लगा नीचे की तरफ, ये कांस्टेंट फोर्स है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए इसका टाइम पीरियड में अंतर नहीं आया। हाँ, मीन पोजीशन भले ही चेंज हो गई, पहले जब हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सिस्टम था तो मीन पोजीशन जो थी उसकी नेचुरल लेंथ पे होती थी। अब आप कांस्टेंट फोर्स लगा दोगे तो इसकी मीन पोजीशन थोड़ी आगे होगी, जैसे वर्टिकल में थोड़ी नीचे आ गई। लेकिन कांस्टेंट फोर्स लगने पर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता बच्चों कि ये एंगल थीटा, यहाँ पे मास एम और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और बोला जाता कि भाई बताओ इसका कितना टाइम पीरियड होगा, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि mg का एक कंपोनेंट ऐसा लगेगा mg साइन थीटा, लेकिन mg साइन थीटा है तो कांस्टेंट फोर्स ही, और जब कांस्टेंट फोर्स लगता है तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड उसका वैसा ही है जैसे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सिस्टम का था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, रूट ओवर एम बाई क्यू। तो टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड। याद रखिएगा, कांस्टेंट फोर्स कभी भी अप्लाइड होता है तो वो किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड चेंज नहीं कर सकता, टाइम पीरियड रिमेन सेम। हाँ, अगर आपका बच्चों सिस्टम है और वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, बट उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना बच्चों। अभी आगे चलकर पीडीएफ में वो पॉइंट नोट करके लिखा भी है, मैं वहां पे आपको उसको पढ़ के बता दूंगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट है बच्चों वो अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो इसको एक बार जल्दी से देख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसे बताया कि कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सोचो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए कि भाई एक लिफ्ट लगा दी गई, लिफ्ट में वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा दिया गया और लिफ्ट को ऊपर एक्सलेट करा दिया, तो इसमें एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा था, एक और कांस्टेंट फोर्स लग जाएगा, दैट इज m इन सूडो सूडो। तो इसकी मीन पोजीशन फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका कांस्टेंट फोर्स लगता है बच्चों। तो ये 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही रहेगा टाइम पीरियड अभी, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं होता। हाँ, मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो ये अगर आपको वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में लिफ्ट भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सूडो फोर्स जो है वो कांस्टेंट होगा, सूडो फोर्स कांस्टेंट होगा। तो फोर्स कांस्टेंट फोर्स में टाइम पीरियड नहीं अलग होता है। तो अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो देखो इसमें भी यही प्रूफ आ रहा है, यही प्रूफ आ रहा है, 2 पाई रूट ओवर m बाई के। देखिए आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ये पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो आप इसको जब करोगे तो जो है यहाँ पे बच्चों इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो आपको पता है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, और एक ma। mg और ma को कौन बैलेंस करेगा? अगर ये x1 इलोंगेटेड है तो ऊपर की तरफ kx1 फोर्स लगेगा, तो mg प्लस ma जो है बच्चों वो kx1 के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। फिर आप इसको x डिस्प्लेस करोगे, तो x डिस्प्लेस करोगे तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, जहां डिस्प्लेस किया ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, तो mg प्लस ma ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस k कितना हो जाएगा बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस एक्स। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया, है ना, आफ्टर डिस्प्लेसिंग x। तो यहाँ से mg प्लस ma ये है ना बच्चों, mg प्लस ma माइनस के x1 माइनस के एक्स। तो देखो के x1 जो है वो mg प्लस ma के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस के एक्स, देखो फिर से वही आप बचा, और फिर से वही बचा, तो टाइम पीरियड आपका यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता है, केवल मीन पोजीशन की है। देखो ये जो पॉइंट है बच्चों ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप नोट करके याद रखेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो भाई, प्रेजेंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स चेंजेस ओनली मीन पोजीशन बट डज नॉट चेंज द टाइम पीरियड। जो कांस्टेंट फोर्स की प्रेजेंस है वो केवल किसको चेंज कर सकता है, मीन पोजीशन को चेंज कर सकता है, बट टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेट इज एंगुलर एसएचएम, है ना। तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है वो समझे। तो यहाँ एनालॉजी से समझते चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको लीनियर एसएचएम अच्छे से आता है तो एंगुलर एसएचएम भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लीनियर एसएचएम हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जो है बच्चों वो ऐसे आगे जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, पीछे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा।
तो ये यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था उसको हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते थे, उसको एम्पलीट्यूड ए बोलते थे। वैसे एंगुलर एसएचएम में अब ये एंगल में ऑसिलेट करेगा। ऐसा आपने एक पेंडुलम लगा दिया, पेंडुलम को यहाँ से जाके छोड़ दिया, तो इस एंगल पे वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये थीटा नॉट, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो वहां पे एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंगल टू विच एसएचएम इज हैपनिंग, है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच एसएचएम इज हैपनिंग। अब आप याद करो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता था भाई। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो होता था लीनियर एसएचएम में F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब सोचो बेटा, अब हम एंगुलर में आ रहे हैं, रोटेशन में आ रहे हैं, है ना। तो रोटेशन में फोर्स की जगह कौन लेता था बच्चों, टॉर्क। इसलिए यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लिखा जाता है, तो एंगुलर एसएचएम में वो इक्वेशन रीस्टोरिंग टॉर्क की होगी, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क फोर्स की जगह टॉर्क ने ले लिया, और डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता था बेटा, याद करो रोटेशनल में पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला है अगर वो ऐसा आ जाए माइनस के थीटा, माइनस के थीटा, तो हम बोलेंगे कि ये एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है। तो अगर एंगुलर एसएचएम प्रूफ करना है तो नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस के थीटा। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्सलरेशन लिखते थे माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नीचे जाएगा तो के बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा। अब इसकी जनरल इक्वेशन होती थी, ये जो चीज था ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता था, है ना बच्चों। यहाँ पे इसी को लिखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको भी यहाँ पे यही लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती थी के बाई एम, और एंगुलर एसएचएम में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के बाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट के बाई आई। और ओमेगा के टर्म्स में टाइम पीरियड को लिखते हैं कितना बेटा, टाइम पीरियड लिखा जाता था, मतलब ओमेगा लिखा जाता था, याद करो 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लिखा जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रूट के बाई एम है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो रूट एम बाई के। यहाँ पे के बाई आई था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा रूट आई बाई के। तो एंगुलर एसएचएम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट, है ना बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से आपको एनालॉजी से समझ में आ गया होगा कि एंगुलर एसएचएम की एनालिसिस कैसे की जाती है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको जल्दी से देख लें बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, तो अब हम यहाँ पे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, और टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूँ। सिंपल पेंडुलम आपको पता ही है कि एक रोप होती है, मासलेस स्ट्रिंग होती है, उसमें बॉब लटका हुआ होता है, स्ट्रिंग का लेंथ एल है। तो अगर हम इसको किसी एंगल पे जाके ऐसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे वापस आएगी, फिर इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी। तो इस तरीके से ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। अब ये ऑसिलेशन है, और इसको हमें एसएचएम कब होगा ये देखना है, और फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा तब वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो बच्चों ये वाली जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो तो एल है, ये एंगल थीटा है। अब इस पे आपको पता है कि नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, ये बॉब है, बॉब का मास m, तो नीचे mg फोर्स लग रहा है। तो इसको वापस लाने वाला फोर्स कौन सा है बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो आपको पता है कि ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg साइन थीटा। अच्छा, mg साइन थीटा जो है वो टेंशन को बैलेंस करेगा, लेकिन सॉरी mg cos थीटा जो है वो टेंशन को बैलेंस करेगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा, वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट, हैंगिंग पॉइंट के अबाउट, जिसके कारण ये वापस आएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है बच्चों वो निकाल सकते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, नेट रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू, देखो टेंशन का और mg का टॉर्क जीरो होगा क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो हम लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल। तो आप इसको लिख सकते हो mg l sin थीटा। तो देखो बच्चों हमारा नेट रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया। अच्छा, थीटा आपने देखो ऐसे किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहे हो तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो नेगेटिव, नेगेटिव थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। एक बच्चों कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन। लेकिन ध्यान से देखो, तो ये थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ये एसएचएम नहीं है, दिस
इज नॉट एसएचएम, दिस इज नॉट एसएचएम। ये एसएचएम नहीं होता बेटा, एसएचएम तो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है ना, ये ऑसिलेशन है, दिस इज नॉट एसएचएम, इट इज ऑसिलेशन, इट इज ऑसिलेशन। तो एक्चुअली में पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन करता है बेटा, एसएचएम नहीं करता। हाँ, एक स्पेशल केस में एसएचएम करता है, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। याद करो, अगर ये थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तो जो साइन थीटा है इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज थीटा। तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा को बच्चों थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल। और अगर ऐसा है तो फिर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, नेट टॉर्क हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा। अब ये एम जी एल तो कांस्टेंट है भाई, एम जी एल तो कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। और टॉर्क जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया है, थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया है। तो नेट टॉर्क की जो इक्वेशन है वो ऐसी आ गई ना, माइनस के थीटा। तो ये क्या है बच्चों, ये एंगुलर एसएचएम। यानी कि सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम एंगुलर एसएचएम तभी करता है जब थीटा स्मॉल दिया जाता है, स्मॉल। अगर ज्यादा थीटा ले लोगे, एंगल लोगे, तो फिर वो एसएचएम नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी टाइम पीरियड निकाला जाता है, इसका स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए निकाला जाता है, स्मॉल एंगल्स के लिए निकाला जाता है ना। तो ये कंडीशन है सिंपल पेंडुलम का एसएचएम करने की। अब आप ध्यान से देखो, तो ये माइनस के थीटा है, तो हमें पता था टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई रूट ओवर m/k होता था, लीनियर होता। लेकिन मास की जगह कौन लेगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और k तो k है ही, जिसकी वैल्यू mgl है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास की दूरी l है, तो एक्सिस के अबाउट mr² होता है। तो r की जगह यहाँ पे l है, तो इसको लिख सकते हैं ml², डिवाइड बाई k की वैल्यू देखो बेटा mgl। तो ये mgl लिखेंगे तो एल एल एम एम। तो देखो टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट ओवर l/g। याद करो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन में यही फॉर्मूला आपने प्रूव किया था, और वहां पे आपने इसको कांस्टेंट माना था। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कांस्टेंट 2 पाई कैसे आता है ना। तो ये थ्योरेटिकली एनालिसिस करने से आपका 2 पाई कांस्टेंट आता है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बाकी अंडर रूट l/g तो आप ये डायमेंशनल एनालिसिस से भी प्रूव कर चुके हो वहां पे। मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है, कैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई इंटू रूट l/g होता है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, ये पूरा डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है, लास्ट में ये आ गया है आपका आंसर, दैट इज 2 पाई अंडर रूट l/g। ठीक है, तो वो मैंने आपको करके ही बता दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ ड्राइंग अब क्लियर कर रहा हूँ, और आगे देखें तो इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो ये क्वेश्चन कैसा क्या है बेटा, क्या बोला गया है कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसे वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आपने लटका रखी है, इस स्प्रिंग को आपने किसी पर्टिकुलर एंगल तक ले गए, ये स्ट्रिंग की लेंथ 4 मीटर है, और ये जो वॉल है ये 3 मीटर लेंथ की है ना। तो जब ये इधर से आएगा बेटा, तो ये इससे बॉल से टकरा जाएगा, तो इतनी रस्सी जो है 3 मीटर की वो रुक जाएगी, यहाँ से आती हुई ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पे रुक जाएगी। तो केवल कितनी रोप बचेगी जो ऑसिलेट करेगी अब, 1 मीटर की लेंथ, क्योंकि 4 में से 3 रुक गई। और फिर ये वाला पॉइंट के अबाउट ये रोप ऐसे जाएगी, ऐसे आगे ऐसे जाएगी, ये 1 मीटर की लेंथ। तो ये आगे जाएगी, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये। तो इस तरीके से ये पहले आधा ऑसिलेशन जो है वो 1 मीटर की लेंथ से कर रहा है, और आधा ऑसिलेशन जो है 4 मीटर की लेंथ से कर रहा है। तो आपको बोला गया कि इस पूरे ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी। अब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आधा ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो t/2 हो जाएगा, और 4 मीटर की लेंथ में जो आधा ऑसिलेशन उसका टाइम पीरियड निकाल लो, उस वो भी हाफ हो जाएगा आधे ऑसिलेशन का टाइम। तो दोनों का हाफ हाफ टाइम जोड़ दो, तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। तो टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे बच्चों, 4 मीटर की लेंथ वाले का टाइम इन हाफ ऑसिलेशन प्लस 1 मीटर लेंथ वाले का ऑसिलेशन का टाइम फॉर हाफ ऑसिलेशन। 4 मीटर का होता है 2 पाई अंडर रूट l/g, लेकिन 2/2 करना है ना, बाई 2 करना है। तो ये जो टाइम 4 पाई का है, 4 मीटर वाली लेंथ का है, उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हाफ ऑसिलेशन कर रहा है केवल। और टाइम पीरियड जो 1 मीटर लेंथ का है उसका भी हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2। तो ये हो जाएगा पाई रूट ओवर l। l जो है बच्चों यहाँ 4 मीटर है, और g जो है वो 10। और वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, प्लस पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 मीटर बाई 10।
तो नीचे √10 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये आपका 3 बचेगा, 2 और ये 1, मतलब 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 1, तो 2 + 1 3π√10। तो दिस इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर कंबाइंड ऑसिलेशन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, इस टाइप के सवाल जो है वो बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा बच्चों, एंगुलर एसएचएम में एक बात याद रखना, मैंने आपको लीनियर एसएचएम में भी बताया था कि कोई भी एक ऐसा लीनियर एसएचएम हो रहा है, उसमें अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो टाइम पीरियड को वेरी नहीं करता है। लेकिन ये एंगुलर एसएचएम में नहीं है सही। क्यों, क्या होगा? क्योंकि अभी अगर ये लिफ्ट एक्सलरेट नहीं करती तो इसका जो एक्सलरेशन है वो जी होता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर इस लिफ्ट को मैं एक्सलरेट करा दूं तो क्या लगने लगे बच्चों? सूडो। तो एनएलएम याद करो, यहाँ पे ये जी इफेक्टिव हो जाता था, जी इफेक्टिव। तो जब आप टाइम पीरियड लिखोगे तो आप टाइम पीरियड जो लिखोगे बच्चों 2π√L/G, तो जी की जगह यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखा जाएगा। और क्योंकि जी चेंज हो जाएगा कांस्टेंट फोर्स की वजह से, इसलिए टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो लीनियर एसएचएम में जो है आपका टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड कर सकता है। कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड चेंज कर सकता है, किसका? एंगुलर एसएचएम का। लीनियर एसएचएम का नहीं चलेगा, लेकिन एंगुलर एसएचएम का करेगा, है ना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ नीचे लिखा भी है, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं, हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन भी था, तो ये क्वेश्चन देखो हमने जो किया वो 3π/√10 आ गया। और एंगुलर एसएचएम में लिखा है यहाँ पे नोट करके, इन एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट फोर्स कैन चेंज द टाइम पीरियड। तो एंगुलर एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स है वो चेंज कर सकता है टाइम पीरियड, बट इन लीनियर एसएचएम कांस्टेंट फोर्स कैन नॉट चेंज द टाइम पीरियड। तो मैंने बताया ना, जी इफेक्टिव का मामला है ना। तो आई होप आपको बच्चों एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये भी आप जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे अगर हम बढ़े, थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई। तो अब देखो बेटा, एक और टाइप का पेंडुलम होता है जिसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो ये हेडिंग दी हुई है, तो कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। अब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो इस तरीके से मान लो आपकी, अब ये कंपाउंड पेंडुलम ऐसा होता है ना बेटा कि यहाँ पे बॉब नहीं होगा, कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई भी एक बॉडी होगी, कोई भी ऐसी आप बॉडी ले लो, और अगर आप इसको ऐसे हिंज कर दो और इस बॉडी को थोड़ा सा ऐसे एंगल पे ले जाके इसको छोड़ दो, तो ये छोड़ोगे तो ये बॉडी जो है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट। आप किसी बॉडी को पकड़ लो, आप एक आपके घर पे एक कार्डबोर्ड होगा, कार्डबोर्ड को पकड़ लो किसी कॉर्नर पे और कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हिला दो, तो वो देखना ऐसे ऑसिलेट करने लगता है ऐसे। आप कोई भी ये बॉडी है इसको थोड़ा सा आपने एंगल पे ट्विस्ट कर दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से आपने इसको पकड़ा हुआ है उसके अबाउट ये ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो कोई भी शेप की बॉडी ऑसिलेशन कर सकती है, आप किसी पॉइंट से फिक्स कर दोगे उसको। तो वो जो शेप की बॉडी है जो ऑसिलेशन कर सकती है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, फिर फिक्स्ड पॉइंट पे जब उसको हिंज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है, उस टाइप के पेंडुलम को बोला जाता है फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। अब ये फिजिकल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, तो देखो यहाँ पे बच्चों उसके लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो, ठीक है भाई। डिस्प्लेस बॉडी बाय थीटा, तो कुछ एंगल डिस्प्लेस करो। फाइंड द नेट टॉर्क, नेट टॉर्क निकालो। तो जो नेट टॉर्क है वो देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो डायरेक्ट नीचे होगा। मान लो हिंज पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास की दूरी है उसको हम RCM बोल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे mg फोर्स लगेगा बच्चों, है ना। और हिंज पॉइंट का फोर्स यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगेगा, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब आप इसको किसी एंगल पे ट्विस्ट करो, एंगल थीटा पे, तो जो कभी भी इस बॉडी को आप किसी एंगल थीटा पे ले जाओगे तो ये सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा, तो ये RCM है। तो ये आपने कितना एंगल ट्विस्ट किया भाई, थीटा एंगल ट्विस्ट किया, तो mg फोर्स तो अभी भी ऐसी लग रहा होगा। फिर से वही बात है, mg का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये थीटा है, ये वाला कंपोनेंट रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा, दैट इज mg साइन थीटा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, क्योंकि एंगल आपने ऐसा लिया तो टॉर्क जो है अंदर की तरफ लग रहेगा, तो आपका जो नेट टॉर्क है बच्चों उसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है ना। तो माइनस mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू RCM।
तो ये RCM के बराबर है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं नेट टॉर्क जो है वो mg RCM इंटू साइन थीटा। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल करना पड़ेगा। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर आपका थीटा जो है बच्चों वो वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो आप साइन थीटा को थीटा लिख दो भाई, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। और ऐसा लिखने ही साथ तो जो नेट टॉर्क है वो आपका आ जाएगा -mg/cm इंटू थीटा। तो अब देखो ये के है, ये के है कांस्टेंट, के थीटा टाइप्स। तो टाइम पीरियड आप लिख दो भाई, टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई रूट ओवर m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है यहाँ पर, और के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर, जो यहाँ पे कांस्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mg इंटू RC। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। तो देखो बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू mg/RC। लेकिन याद रखें कि इसके लिए आपको mg मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं बनेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, है ना। तो इस पर मैं एक दो सवाल आपको नीचे करके बता देता हूँ, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या है बच्चों, कि इस तरीके से बोला गया कि एक रॉड है, रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। आप रॉड को ऐसे अगर मूव करेंगे किसी एंगल थीटा पे तो वो ऑसिलेट करना चालू कर देगी। क्या ऑसिलेशन होगा ये बताना है, इसका लेंथ m है, एल मास m है। तो भाई टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, रूट ओवर I/K, मतलब mg/cm। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा वो नीचे बीचों बीच होता है, तो जो हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी है मतलब RCM है, वो L/2 हो जाएगा, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड एंड के अबाउट घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी ml²/3। आपको याद होगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नहीं आएगा ये। ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिवाइड बाई mg/RCM L/2 के बराबर। तो एक एल कैंसल, m और m कैंसल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया इस क्वेश्चन में रूट ओवर 2, ऊपर चला जाएगा तो 2l/3g। देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 2l/3g। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। हो सकता है अब आपको ऐसा बोले कि डिस्क ले लिया जाए, डिस्क डिस्क इस पॉइंट के अबाउट उसको हिंज कर दिया, सेंटर ऑफ मास से डिस्क की जो दूरी हो गई वो r हो गई, r इज द RCM। अब इसको आप थोड़ा सा रोटेट करो एंगल पे तो ये भी पेंडुलम करेगा। अच्छा, डिस्क के इस पॉइंट के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हम तो सेंटर के अबाउट जानते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम करोगे तो ICM प्लस m, d की जगह ये mr²। ICM जो होता है डिस्क का वो mr²/2 होता है, तो प्लस mr², तो दिस विल बिकम 3mr²। तो देखो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमने देखा ही बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mg/RC। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हो, कितना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 पाई रूट ओवर 3mr² बाई 2 डिवाइड बाई mg/RCM जो है वो r के बराबर है, तो एक r कैंसल, m और m कैंसल, तो दिस विल बिकम 2 पाई रूट ओवर 3r/2g, है ना बच्चों। देखो 3r/2g आंसर आ गया आपको। इस तरीके से आप कंपाउंड पेंडुलम को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, है ना। अब जैसे कि इसको आप जल्दी से देख लें एक बार, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, अब एक रॉड की जगह दो रॉड हो गई और उनको 90 डिग्री पे बेल्ड कर दिया गया, है ना। तो ऐसी दो रॉड है, उनको 90 डिग्री पे बेल्ड किया है, बेल्डिंग की हुई है इस तरीके से। और आपसे बोला गया कि इसको ऐसे हिंज कर दिया गया है, तो अगर इसको हम ऊपर उठाएंगे किसी पर्टिकुलर छोटे से एंगल पे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि इसका RCM निकालना पड़ेगा इस सिस्टम का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे रॉड ऐसी है, ऐसे एल शेप में इसको वो किया गया है, तो इसका RCM यहाँ कहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप पहले इनका सेंटर ऑफ मास निकालो। देखो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 दूरी पर होगा। अब ये दोनों जो है बराबर, इनके बीचों बीच इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा।
अब ये कितना है, तो ये एंगल 45 डिग्री है बेटा, ये L/2 है, तो ये दूरी आप निकाल सकते हो, L/2 cos 45। तो जो आपका RCM हो जाएगा वो हो जाएगा L/2 cos 45, तो ये आपका RCM आ गया। तो cos 45 इज 1/√2, तो L/2√2 है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो RCM आपने निकाल लिया होगा, L/2√2 है ना, ये RCM की जगह लिखा है, ये लिखा है L cos 45। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दो। पॉइंट के अबाउट, एंड के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। तो ऐसी दो रॉड है तो दो बार ऐड कर दो, तो 2ml²/3 हो जाएगा। अब लगा दो, टाइम पीरियड इज I/mg/RCM। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ml² अपॉन mg/RCM। RCM इज L/2√2। अब जो कैंसिल हो रहा है m और L कैंसिल कर दो बेटा। तो यहाँ से √2√2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 4√2L अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, तो 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपाउंड पेंडुलम का जो सवाल होगा वो बहुत टफ नहीं होगा, बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात बस आपको याद रखने वाली है ना, तो इसको बच्चों याद रखिएगा अच्छे से, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बनता तो फिर आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये थोड़ी समझने वाली बात। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे।